हे एवरीवन, दिस इज पंकज फ्रॉम अर्जुना अकेडमी और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। इस पार्ट में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं ईएमएफ वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, देन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी के बारे में, और साथ ही में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जिसमें सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स ग्रुपिंग तीनों को ही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इस पर बेस्ड हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। बट उससे पहले मैं आप सभी के लिए जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केवीएल पढ़ा था उस पर बेस्ड कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है। बेसिकली इन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। मैंने यहाँ पे जैसे कि एक एक बार मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कहा गया इसमें कि फाइंड करना है हमें ये करंट जो कि 10 वोल्ट के बैटरी से निकला हुआ है और इसका वैल्यू कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके केवीएल से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। और साथ में ही अगर आप विदाउट केवीएल पोटेंशियल एट द जंक्शन वाले फॉर्मूले से ट्राई करना चाहो उससे भी आंसर आ जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करंट आई निकालना है, आप चाहो तो केवीएल लगा सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आपके पास एक लूप बन जाएगा, ये आपके पास एक लूप बन जाएगा। करंट यहाँ से आई निकला है और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पर I1 और इधर में आप I2 भेजकर अगेन एक बार KVL लगा सकते हैं। ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली I चाहिए, तो ये जो I रहेगा ये I1 और I2 का सम हो जाएगा। ये आपको ट्राई करना है। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या कहा गया कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर ऑल सेल्स आर आइडियल, द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर इज। ठीक है। ये जो 2 ओम का रजिस्टर यहाँ पर दिख रहा है इसमें से कितना करंट आपका होकर जाएगा ये आपको पता करना है। ठीक है। अगेन आपके पास में ये जो पॉइंट है ये अर्थ है, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितने इसका हो जाएगा, 0 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है। अगेन आप चाहो तो केवीएल लगा सकते हो, ये एक लूप किसी भी एक बैटरी से करंट निकाल कर। ठीक है। मुझे तो यहाँ पर 2 ओम के अंदर से कितना करंट होकर जा रहा है वो निकालना है। अगर आपको केवीएल यूज नहीं करना है तो अगेन आप वो जो पोटेंशियल एट मिड पॉइंट वाले मेथड से वापस सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहा गया कि द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। अगेन आपको इस 2 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट होकर जाएगा वो आपको निकालना है। अगेन आप केवीएल लगा सकते हैं, ये एक लूप किसी भी एक बैटरी से करंट आपको निकालना है और अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर विदाउट केवीएल आपको पोटेंशियल एट मिड पॉइंट से सॉल्व करना हो तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इन द नेटवर्क गिवन इन द फिगर I1 I2 एंड I आपको फाइंड करना है। ठीक है। आपके पास ये रहा I, ये रहा I1, ये रहा I2, वापस आप लगाओ केवीएल, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है। Now next in the network given in the figure find I1 I2 I3 just like the previous question। इसमें भी आपको I1 I2 I3 निकालना है। आप इसके लिए भी अगेन यूज कर सकते हैं या तो KVL या फिर पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में जो गिवन है ये HCV का है और काफी अच्छा है, जहां पर ये कहा गया कि 3 आइडेंटिकल सेल्स है, तीनों को हम लोगों ने पैरेलल में लगाया है, नेट ईएमएफ AB के अक्रॉस कितना आएगा वो आपको पता करना है। ठीक है। अगेन आप यहाँ पर पॉइंट पोटेंशियल से निकाल सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप होल्ड पर डाल के जो ये वीडियो है इसको आप आगे देख सकते हैं। जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी पढ़ेंगे तो उसके हेल्प से आप इसका आंसर और भी इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और इसका लेवल काफी ज्यादा ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, अगर ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे पूछ सकते हैं, इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डाल दूंगा। फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये है पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी और सेल। ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्चार्जिंग की बात करेंगे और इसके बाद हम लोग चार्जिंग की बात करेंगे। ठीक है। मान लीजिए कि हम लोगों ने मार्केट से एक सेल खरीद के लाया। ठीक है। इसको आप सेल या बैटरी फिलहाल बोल सकते हैं, जिसके अंदर में हमें बेसिकली क्या मिलता है, एक ग्रेफाइट का रॉड होता है, जिससे ऊपर वाला जो टर्मिनल है जो बाहर निकला होता है उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और जो अपोजिट एंड है वो हम लोग के पास में नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है। इसके अलावा इस सेल के अंदर में या बैटरी के अंदर में एक इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। ठीक है। और बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर है ये काम करता है एज ए कंडक्टिंग मटेरियल। इसके बाद जैसे ही आप इसे कनेक्ट करते हैं
किसी भी बल्ब से या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है एक बल्ब से, ठीक है। सो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसे एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि जैसे हमने इसको बल्ब से कनेक्ट किया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट हो गया और यहाँ पर क्या होगा कि करंट जो है वो आपका फ्लो करना स्टार्ट करेगा हाइयर पोटेंशियल पॉजिटिव से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव के तरफ में। जैसे ही इसके अंदर में करंट एस्टैब्लिश होगा और यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने यहाँ जो वर्ड यूज़ किया था, इसमें क्या बेसिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन है या डिफरेंस क्या है इनके बीच में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि जब हमने मार्केट से इस बैटरी को या सेल को खरीद के लाया, मान लीजिए कि जो बैटरी या सेल था ये था 12 वोल्ट का, ठीक है। तो 12 वोल्ट जो है ये इसके ऊपर में प्रिंटेड है, जो कि कंपनी यहाँ पर प्रॉमिस कर रही है कि ये 12 वोल्ट का इसका ईएमएफ है, ठीक है। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि इतना यहाँ पर पावर या वर्क डन पर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है बेसिकली ये आपका वर्क डन है, ठीक है। वर्क डन परफॉर्म ऑन चार्ज, ऑल्दो यहाँ पर फोर्स लिखा हुआ है बट ये फोर्स नहीं है, ये आपका बेसिकली एक टाइप का एनर्जी है जो कि बैटरी सप्लाई करता है और इसके हेल्प से वहाँ वर्क डन होता है। और जब वर्क डन होता है चार्ज के ऊपर में तो चार्ज मूव करता है, और हम लोग जानते हैं जब चार्ज मूव करेगा, बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो यहाँ पर आपका करंट एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। बट होता क्या है कि जो 12 वोल्ट का ईएमएफ कंपनी ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है, जब इसको आप किसी बल्ब या फिर फैन या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से आप कनेक्ट करते हो तो ये एग्जैक्टली 12 वोल्ट नहीं देता, 12 वोल्ट से थोड़ा कम देता है। और वो जो वैल्यू आपको मिलती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, या फिर इसी को हम लोग यहां पर जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इस नाम से, ठीक है। तो 12 वोल्ट क्या हुआ, कंपनी ने प्रॉमिस किया बट आपको एग्जैक्टली 12 वोल्ट नहीं मिलता है, 12 वोल्ट से थोड़ा कम मिलता है, और जो वैल्यू आपको मिलती है उस वैल्यू को आप कहते हो टर्मिनल वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अब सवाल मन में ये आता है कि क्यों हमको एग्जैक्टली 12 वोल्ट नहीं मिलता, 12 वोल्ट से कम क्यों मिलता है। तो उसका बेसिकली रीज़न ये है कि यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर। अब इलेक्ट्रोलाइट का जो मिक्सचर है इसका क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कोई भी कंडक्टर जो होता है जब उसके अंदर से चार्ज फ्लो करते हैं तो होता है, हम लोग जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उस चार्जेस को वो प्रॉपरली फ्लो होने नहीं देता। कितना भी अच्छा कंडक्टर हो वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा ही। ये जो रेजिस्टेंस होता है इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा बहुत पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और जो थोड़ा बहुत ड्रॉप होने के बाद जो बच जाता है वही आपका क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। इसको मैं एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया है एक सर्किट डायग्राम। ई जो है वो बेसिकली आपको ईएमएफ बता रहा है, और स्मॉल आर जो है यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो ई हम लोगों के पास यहाँ पर स्टैंड कर रहा है फॉर द ईएमएफ, और आर यहाँ पर आपका बेसिकली स्टैंड कर रहा है फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अलावा मैंने कहा था कि पहले हम लोग बात डिस्चार्जिंग की कर रहे हैं। जब बैटरी डिस्चार्ज होगी इसका मतलब इसमें से करंट बाहर निकलेगा। करंट कहाँ से बाहर निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और वापस कहाँ पर आता है आपका नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। या फिर हायर पोटेंशियल से बाहर आता है और लोअर पोटेंशियल के अंदर में वो एंटर करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये आपके पास में एक एंड हो गया, ये आपके पास दूसरा एंड हो गया। मुझे पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो दो पॉइंट है एक्स और वाई, इनके बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा कि बैटरी जो है उसका ईएमएफ ई है, बट पोटेंशियल डिफरेंस वाकई में ई है या नहीं है वो हमको पता करना है, ठीक है। तो एक काम कर रहा, मैं यहाँ पर केवीएल यूज़ कर रहा हूँ, एक्स पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जिस पॉइंट से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को लिखते हैं पोटेंशियल। इसके बाद हमारे जाने का डायरेक्शन ये वाला है, ठीक है। तो हमारा डायरेक्शन हो गया ये वाला, इस तरीके से टूवर्ड्स द राइट, और ये आपका बेसिकली लूप डायरेक्शन है, और करंट जो है
इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, लूप जा रही है टुवर्ड्स द राइट, करंट आ रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, एक्स पॉइंट से स्टार्ट किया। करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है। जब हम लोग बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे पर जाते हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाते हैं, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसलिए कितना आएगा -E। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए साइन कौन सा आएगा, प्लस। करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R, इक्वल्स टू हम लोग फाइनली कहाँ पर जाकर रुक रहे, हम लोग Y पॉइंट पर जाकर रुक रहे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मतलब हायर पोटेंशियल Vx माइनस लोअर पोटेंशियल Vy। सो Vx माइनस Vy, ठीक है। -E जब राइट हैंड साइड में जाएगा +E बन जाएगा, और +IR जब आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो -IR बन जाएगा। तो ये जो Vx माइनस Vy है, इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि जो कंपनी आपको प्रॉमिस कर रही है, जो भी आपके पास वोल्टेज लिखा होता है 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, जो भी बैटरी का आपके पास वोल्टेज है, वो है आपके पास ईएमएफ। बट जब उसको आप कनेक्ट करते हो किसी भी बल्ब से, किसी भी फैन से, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जिसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस क्या होता है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और इसका जो खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि आपके पास में क्या है, ये स्मॉल r जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, ठीक है। बैटरी जो है उसका आपके पास EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V वोल्टेज, विच इज इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। तो वो आपके पास हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो जो बचा हुआ आपको अब वोल्टेज मिलेगा, उसी को हम लोग कह रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका वैल्यू कितना बन जाएगा, E माइनस IR। और ये कब हो रहा है, ये हो रहा है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। सो कुछ पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये कहता है कि फॉर आइडियल बैटरी और सेल, अगर आपके पास आइडियल बैटरी या फिर सेल दिया हुआ है तो आप हमेशा याद रखेंगे कि फॉर आइडियल बैटरी या फिर आइडियल सेल जो वैल्यू होता है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r का, ये बन जाता है 0। और ऐसे केस में, ठीक है, हमने जस्ट देखा था ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E माइनस IR, स्मॉल r का वैल्यू 0 है, तो जितना टर्मिनल पोटेंशियल होगा उतना ही EMF होगा, ठीक है। बट ये कब होगा, ये होगा फॉर आइडियल बैटरी और सेल, क्योंकि फॉर आइडियल बैटरी और सेल जो वैल्यू है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r का, ये बन जाता है 0 के बराबर, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है। और ये ग्राफ हमें देखना है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। हमने जस्ट अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि V इज इक्वल्स टू जो आपके पास वैल्यू आती है टर्मिनल पोटेंशियल की, ये बन जाती है E माइनस IR के बराबर, ठीक है। डायग्राम हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। यहाँ हमने यूज़ कर लिया था बैटरी या फिर सेल, जिसका EMF था E के बराबर। इसके अलावा हमने यहाँ देखा था इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के बराबर। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा होगा और नेगेटिव टर्मिनल के पास वापस आ रहा होगा, ठीक है। फिर हमने इस पॉइंट पर KVL लगाया था और टर्मिनल पोटेंशियल हमने कितना पाया था, E माइनस IR के बराबर। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, ठीक है। मैं यहाँ फिलहाल ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल एंड करंट के बीच में। तो y एक्सिस पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं टर्मिनल पोटेंशियल, x एक्सिस पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं करंट, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू mx
प्लस सी। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो नजर आएगा कि वाई एक्सिस पर कौन आने वाला है, टर्मिनल पोटेंशियल। इसके अलावा स्लोप की बात हम लोग करते हैं तो स्लोप जो है यहाँ पर -r के बराबर आ जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पर हम लोग जानते हैं हम लोग किसे यूज करने वाले हैं, करंट पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो y एक्सिस पर कौन आ रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल, x एक्सिस पर कौन आ रहा है, करंट। इसका मतलब x जहां पर है वहां पर आपके पास I आना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई या फिर इजी वे से समझने के लिए मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो x एक्सिस पर कौन आ रहा है आपका, करंट। स्लोप की वैल्यू m जो है -r के बराबर। इंटरसेप्ट मतलब जहां पर y एक्सिस को कट करने वाला है वो वैल्यू कितना है, e के बराबर। अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि स्लोप का वैल्यू, स्लोप ऑफ वी आई कर्व जो है m के बराबर और कितना आ रहा है, माइनस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर स्लोप आपका नेगेटिव है तो हम लोग जानते हैं ग्राफ का नेचर जो बनना चाहिए या जो एंगल बनना चाहिए लाइन का। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं दो टाइप की लाइन होती है, ये आपके पास एक लाइन होती है और इस तरीके से आपके पास एक लाइन होती है। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग चेक करते, यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं ना तो आपके पास में जो स्लोप आता है थीटा, ये आपके पास एक्यूट है इसलिए ये पॉजिटिव बनता है। बट इस वाले केस में आपके पास थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और नेगेटिव हो मतलब ऑब्ट्यूस होता है, और जब ऑब्ट्यूस होता है तो आपके पास ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो एंगल अगर आपका ऑब्ट्यूस हो, थीटा आपके पास नेगेटिव आता है और स्लोप भी आपके पास नेगेटिव आता है। थीटा अगर आपका एक्यूट हो तो वो पॉजिटिव आता है और स्लोप भी आपके पास कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो हमारे केस में हम लोग जानते हैं कि जो स्लोप आ रहा है वो स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग जानते हैं जो लाइन बननी चाहिए वो इस तरीके से बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो एंगल हमें दिखेगा ये वाला एंगल, ये एंगल ऑब्ट्यूस होगा। और अगर एंगल ऑब्ट्यूस है इसका मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है इसका मतलब स्लोप यहाँ पर कैसा आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद ये हम लोगों के पास हो गया ग्राफ, और हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया कि स्लोप का वैल्यू नेगेटिव तो आ रहा है बट कितना आ रहा है, -r के बराबर। इसके बाद जिस पॉइंट पर y एक्सिस को वो कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट, और उस इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है, c का जो वैल्यू है वो है E या फिर EMF के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल एंड द करंट। ये हम लोग के पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर कहा गया कि फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, मतलब ई हमें निकालना है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर निकालना है इन द गिवन ग्राफ। ठीक है, ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है। अब ग्राफ को अगर हम लोग रीड करें तो हम लोग चेक कर सकते कि वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट पर ग्राफ कट करता है उस पॉइंट को हमने कहा था इंटरसेप्ट, और जो आपके पास P और I का जो ग्राफ है इसका जो इंटरसेप्ट है वो हमें ला कर देता है E। ठीक है, तो y एक्सिस को 20 पर कट कर रहा है, इसका मतलब आपके पास EMF का वैल्यू कितना बन जाएगा, E इक्वल्स टू 20 वोल्ट के बराबर। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पर अगेन देख सकते हैं कि जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप जो है वो नेगेटिव है, और हम लोग जानते हैं कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें -r ला कर देता है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अलावा अगर हम लोग थीटा निकालने जाए तो थीटा क्या बन जाता है, tan थीटा के बराबर। tan थीटा क्या बनता है आपके पास में, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट अगर चेक करें हम लोग तो यहाँ पर 20 बन जाएगा, और एडजेसेंट चेक करें तो हम लोग को 5 मिल जाएगा, या आपके पास 5 4 आ जाएगा। ठीक है, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो आपके पास थीटा जो बनेगा, थीटा बन रहा है आपके पास ये वाला। ठीक है, और ये आपके पास कैसा है, ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस है मतलब 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और हम लोग जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो कैसा बनता है, नेगेटिव। इसलिए tan थीटा का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, और स्लोप का मतलब भी tan थीटा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -r इज इक्वल्स टू -4 हो गया। सो इस साइड का माइनस इस साइड का माइनस हो जाएगा कैंसल। इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा,
4 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ को रीड करके भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, नेक्स्ट हम लोग के पास में है चार्जिंग ऑफ बैटरी और सेल। ठीक है, तो जब हम लोग जानते हैं, जब हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर जो मोबाइल फ़ोन है वो डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, नेगेटिव में वापस जा रहा है। बट ड्यूरिंग द चार्जिंग क्या होता है कि बैटरी के अंदर करंट जा रहा है, और बैटरी के अंदर करंट जा रहा है मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से वो एंटर करेगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से ये क्या करेगा, आपका लीव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो चार्जिंग का डिस्चार्जिंग का जस्ट अपोजिट चार्जिंग है। ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग क्या हो रहा था कि पॉजिटिव से बाहर होके नेगेटिव में एंटर कर रहा था, और ड्यूरिंग चार्जिंग नेगेटिव से बाहर निकल के आपका पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम लोग KVL लगाते हैं, तो हम लोग x पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए Vx लूप का डायरेक्शन हम लोग का अगेन यही बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने लूप का डायरेक्शन ले लिया। ठीक है, स्टार्ट हम लोग कहाँ कर रहे हैं, x से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए Vx आ गया। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल क्या हुआ, ड्रॉप, इसलिए कितना आ जाएगा, -E। लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम होने के वजह से यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस। करंट कितना जा रहा है, I, रेजिस्टेंस कितना है, R, और फाइनली हम लोग y पॉइंट पर जाके रुक रहे हैं, इसलिए कितना आ जाएगा, Vy। मैं चाहता हूँ यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल निकालना, मतलब x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मतलब Vx माइनस Vy निकालना। अब प्लस Vy जब इधर आएगा माइनस Vy बन जाएगा, और माइनस E जब इधर आएगा तो प्लस E बन जाएगा, माइनस IR इधर आके प्लस IR बन जाएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ चार्जिंग जो टर्मिनल पोटेंशियल है इसका वैल्यू कितना बनता है, ये बन जाता है E प्लस IR के बराबर। जबकि हमने देखा था कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी टर्मिनल पोटेंशियल आपके पास E माइनस IR आ रहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम लोग के पास गिवन है। क्या कहा गया कि एक सेल है जिसका EMF है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है 5 ओम। इसको हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है 15 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है AB के अक्रॉस। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, 10 वोल्ट का बैटरी, 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रजिस्टर आपके पास है 15 ओम का, और इस 15 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है मतलब V निकालना है। ठीक है, तो इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसको मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगा, एक तो KVL से बताऊंगा और दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखो, हम लोग को नहीं पता कि फिलहाल इस सर्किट में कितना करंट आप फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब तो करंट पहले हम लोग निकाल लेते हैं। करंट I का मतलब होता है आपके पास जो भी नेट EMF हो, मतलब बेसिकली बैटरी, अपॉन में आपके पास में नेट जो भी रेजिस्टेंस हो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आता जो है वो आपका ओम्स लॉ से आता है कि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू कितना बन जाता है, I इंटू आर। तो यहाँ से अगर मैं I निकालना जाऊँ तो I का वैल्यू कितना बन जाएगा, V अपॉन R। V मतलब आपके पास बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जो भी आपके पास यहाँ बन रहा है, अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग V की जगह फिलहाल यहाँ पर EMF EB यूज़ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आपके पास R। ठीक है, नाउ नेट EMF टोटल आपका बैटरी यहाँ पर कितनी नज़र आ रही है, 1, और उसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट का। नेट रेजिस्टेंस की बात करें, अब देखो होगा क्या कि पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर करंट निकलेगा और 15 ओम में से यही I करंट जाएगा, वापस बैटरी को ये I करंट मिल जाएगा। जब तक मेंशन ना हो कि बैटरी आपका चार्ज हो रही है, हम लोग यही मानते हैं कि डिस्चार्ज हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को बाहर निकाला। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो देखोगे आप यहाँ पर कि जो 15 ओम मतलब 15 ओम में से जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम होगा उसमें से भी उतना ही जाएगा। मतलब अगर दोनों में से सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों आ गए सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग जानते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कैसा होता है, ऐड हो जाता है, तो 15 + 5 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10, 15 + 5 कितना हो गया, 20, मतलब कितना आ जाएगा, 1/10।
एम्पियर, ये हो गया करंट का वैल्यू। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इस ए बी के अक्रॉस या फिर 15 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो मुझे निकालना है वोल्टेज अक्रॉस ए बी। वोल्टेज का फॉर्मूला कितना होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितने इसका फ्लो कर रहा है, 1/2 का। रेजिस्टेंस कितने इसका है, 15 का। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 15/2 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या किया, पहले तो आपने करंट फाइंड कर लिया। एक बार आपको करंट मिल गया तो आपने करंट इनटू रेजिस्टेंस यहाँ पर वोल्टेज पता कर लिया। ठीक है, अगर आपको इस मेथड से नहीं जाना तो आपके पास एक और मेथड है, वो मेथड है आपके पास KVL का, या फिर जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल ड्रॉप का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल, बेसिकली मुझे ए बी के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल या फिर इस ए बी के अक्रॉस मुझे यहाँ निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला कितना बना था, E-IR। ठीक है, E का वैल्यू कितना है आपके पास, 10 वोल्ट के बराबर। करंट कितना आया था, 15/2। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपके पास में आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये सॉरी, जो आपके पास वैल्यू है करंट का वो बेसिकली 1/2 है। ठीक है, 15/2 नहीं है, आई का वैल्यू है 1/2। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका है, 5 का है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 10 माइनस 5/2। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 10 20, 20 माइनस 5 कितना हो गया, 15 अपॉन में कितना आ गया, 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया टर्मिनल पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल अक्रॉस द ए बी। चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो या फिर आप कॉन्सेप्ट लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये रहा हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर ये कहा गया है कि फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस ईच बैटरी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बेसिकली दो बैटरीज गिवन है। एक बैटरी है 10 वोल्ट का, जबकि दूसरा बैटरी है आपके पास 2 वोल्ट का। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, जबकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम का है। इसके अलावा एक और चीज़ कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हम लोगों के पास 12 ओम गिवन है। ठीक है, अब इसी डायग्राम को मैं वापस रीड्रॉ करूँगा सो दैट कि यहाँ पर मैं इंटरनल रेजिस्टेंसेस को अलग से शो कर सकूँ। सो रीड्रॉ करने के बाद डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, 10 वोल्ट का बैटरी था और 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, और 2 वोल्ट का बैटरी था और 10 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अलावा जो एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस गिवन है वो है 12 ओम का। हमें यहाँ पर निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस ईच बैटरी, मतलब इस वाले बैटरी के अक्रॉस भी और इस वाले बैटरी के अक्रॉस भी। अब इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग इन दोनों बैटरी की जगह पर एक सिंगल बैटरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट उस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने ही वाले, इसलिए हम लोग इसको नॉर्मल जो KVL का कॉन्सेप्ट है उससे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर दो बैटरीज है, तो हम लोग क्या करते कि जब भी KVL लगाते तो किसी भी एक बैटरी से हम लोग करंट बाहर निकालते। तो यहाँ पर 10 वोल्ट वाली जो बैटरी है वो बड़ी है। इसका मतलब क्या होगा कि वो डोमिनेटिंग बैटरी है, और डोमिनेटिंग बैटरी है मतलब करंट जो भी निकलेगा वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, आई करंट निकाला इस तरीके से। 12 ओम के रेजिस्टेंस में से भी आई करंट पास हुआ, इस तरीके से यहाँ आई करंट पास हुआ, यहाँ से भी आपका आई करंट पास हो रहा है, और वापस इस बैटरी को आई करंट मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग KVL लगाते हैं बैटरी से, हम लोग जितना भी करंट बाहर निकाले उस बैटरी को हम लोग उतना ही करंट वापस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एक बैटरी है इसके लिए जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा है। जबकि अगर आप दूसरे वाले बैटरी को ध्यान से देखोगे तो उस दूसरे वाले बैटरी के लिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आपका एंटर कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से करंट आपका बाहर निकल रहा है। इसका मतलब अगर मैं नेमिंग करूँ और इसे मैं इस बैटरी को A नाम दे दूँ और इस बैटरी को अगर मैं B नाम दे दूँ, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैटरी A है वो आपका डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, बैटरी A क्या हो रही है आपकी, डिस्चार्ज हो रही है।
जबकि जो बैटरी बी है वो क्या हो रही है, आपका चार्ज हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले ऑलरेडी पढ़ चुका है कि आपके पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इन केस ऑफ चार्जिंग हम लोग जानते हैं होगा क्या कि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगा, नेगेटिव से आपका लीव करेगा, और इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग पॉजिटिव से बाहर निकलता है, नेगेटिव के अंदर में आपका एंटर कर जाएगा। ठीक है, सो ये हम लोग के पास में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात होगी। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी डिस्चार्जिंग होता हो उस टाइम पर टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना बन जाता है, ये बनता है ई माइनस आई आर के बराबर। बेसिकली ये जो आर होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और इन केस ऑफ चार्जिंग यही जो टर्मिनल पोटेंशियल है ये कितना बन जाता है, ये बनता है ई प्लस आई आर। अब हम लोगों के पास में बेसिकली यहाँ पर एक आपके पास मैं यहाँ पर ए कह देता हूँ कि ई एम एफ ऑफ बैटरी ए, और यहाँ पर मैं बी कह देता हूँ कि ई एम एफ ऑफ बैटरी बी। तो ई ए और ई बी का वैल्यू पता है, इसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी ए और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी बी ये भी हमको बता है। ठीक है, बट इशू ये है कि हमें करंट का वैल्यू अभी तक नहीं पता। तो करंट का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे केवीएल। ठीक है, इस वाले सर्किट में तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग केवीएल लगाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एक डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज जाऊँगा। ये हो गया क्लॉकवाइज मेरे लूप का डायरेक्शन, और मुझे नज़र आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये है मेरे करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब लगाते हैं हम लोग केवीएल सो दैट कि हम लोग आई फाइंड कर सके। अप्लाइंग KVL। सो KVL अप्लाई करने के लिए हम लोग जानते हैं किसी भी एक जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, इस वाले पॉइंट से। तो इस वाले पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लूप आपका जा रहा है टूवर्ड्स राइट, और जो करंट है आपका टूवर्ड्स आ रहा है लेफ्ट। इसका मतलब जो साइन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। चाहो तो आप बैटरी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बी बैटरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, लूप के डायरेक्शन में जाने पर मुझे नज़र आ रहा है कि मैं नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ पर जा रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल में, इसलिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, गेन। और जब भी पोटेंशियल गेन होता है तो उस टाइम पर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं प्लस का साइन। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 2। इसके बाद लूप के डायरेक्शन में जाने पर हमें नज़र आ रहा है कि करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक कौबा प्लस का साइन आएगा। रेजिस्टेंस है 10 ओम का, करंट है आपके पास आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 10 आई। ठीक है, नाउ हम लोग नीचे आए, अगेन करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए फिर से आएगा प्लस 12 इंटू आई, प्लस 12 इंटू आई। ठीक है, नाव हम लोग गए ऊपर, अगेन दिख रहा है लूप का डायरेक्शन करंट का अपोजिट है। दूसरी चीज़ हमें ये नज़र आ रही है कि हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ पर जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल में, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप, इसलिए यहाँ पर आएगा -10। नाउ अगेन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए क्या आएगा, प्लस रेजिस्टेंस टू करंट आई, तो +2 करंट आई इक्वल्स टू 0, बिकॉज हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे वापस हम लोग वहीं पर आ गए। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग करेंगे सॉल्व, सो हम नज़र आएगा कि -10 +2 कितना बन जाएगा, -8, जो कि इक्वल टू के इधर जाने पर बन जाएगा +8। ठीक है, नाउ 10i + 12i आपके पास में हो गया 22i, 22i + 2i कितना हो गया, 24i। ठीक है, यहाँ से मुझे चाहिए i का वैल्यू, ये बन जाएगा 8/24। तो 4 बेसिकली 8 1 ज़ा आपके पास 8 और 8 3 ज़ा आपके पास हो गया 24। मतलब करंट का वैल्यू कितना हो गया, 1/3 एम्पियर। और नेक्स्ट चीज़ मुझे फाइंड करना टर्मिनल पोटेंशियल, तो इस वाले पार्ट को हम लोग लिख देंगे बाद में, सो दैट कि हम लोग को डायरेक्ट वहाँ पर आंसर मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से अब निकाल लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस ए निकालना है मुझे, टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस ए। ठीक है,
तो पहले ईएमएफ अक्रॉस ए देखना है, तो ईएमएफ अक्रॉस ए कितना है 10 वोल्ट। सो ये आ गया 10 माइनस करंट का वैल्यू 1/3। इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए कितना नज़र आ रहा है 2 ओम के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। सो ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पर नज़र आएगा 10 माइनस 2/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 से 30, 30 माइनस 2 28 अपॉन में 3। ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस ए 28/3 वोल्ट। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस बी, तो टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस बी इज इक्वल्स टू ईएमएफ अक्रॉस बी। तो बी के अक्रॉस ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 10, तो ये 2 वोल्ट, करंट का वैल्यू 1/3, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, इसका वैल्यू है 10 ओम के बराबर। सो 2 प्लस 10/3 सिंप्लीफाई करने पर टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस बी 3 2 6 6 प्लस 10 16/3 वोल्ट। ठीक है, ये आ गए टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द बी। ठीक है, अगर यहीं पर आपको पता हो कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसे यूज़ करते, तो इसका आंसर आप और भी ज़्यादा इजीली निकाल पाते, क्योंकि हम लोग इन दोनों बैटरी के जगह पर एक सिंगल बैटरी यूज़ करते और करंट का वैल्यू हम लोग इस्तेमाल कर लेते नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, यहाँ से आई मिल जाता। अगेन आप यहाँ पर फिर टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में गिवन है कि 2 cells of EMF E, each and internal resistances R1 and R2 are connected in series across a load resistance capital R. If potential difference across the first cell is 0, then find the relation between capital R, R1 and R2। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 2 cells है, दोनों का EMF E के बराबर, पहले का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 जबकि दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट किया है सीरीज में, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट सेल, मतलब अगर हम लोग कहें कि ये हम लोग के पास फर्स्ट सेल है, तो इस फर्स्ट सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, मतलब जो टर्मिनल पोटेंशियल है V, इसका वैल्यू कितना है 0 के बराबर। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल R, R1 एंड R2। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर पता करना होगा कि करंट का वैल्यू कितना है इस सर्किट में, सो दैट कि एक बार मुझे करंट का वैल्यू मिल जाए तो मैं इसके अक्रॉस क्या यूज़ कर लूँगा कि V टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। यहाँ से आपके पास V TP का 0 है वैल्यू, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल का। अब आप E और R में रिलेशन निकाल सकते हैं, और E आपको बेसिकली I ला कर देता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कि अप्रोच इसमें हम लोग कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम हम लोगों का रहेगा करंट फाइंड करना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले बैटरी से करंट यहाँ पर निकालते हैं। जैसे यहाँ से आई करंट बाहर निकला, इधर आई करंट फ्लो किया, इस तरीके से यहाँ कंटिन्यूसली आपका आई करंट फ्लो हो रहा है। जितना करंट बाहर आया उतना ही करंट इसको वापस मिल गया। ठीक है, अब किरचॉफ्स रूल लगाने के लिए आपको लूप चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो पिछले बार की तरह इस बार भी हम लोग क्लॉकवाइज लूप ही ले लेते। ठीक है, तो ये रही हम लोगों की क्लॉकवाइज लूप। ठीक है, तो इस सेल से हम लोग यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव से आप जब नेगेटिव जाओगे तो पोटेंशियल क्या होता है, गेन, और पोटेंशियल अगर गेन हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्लस E। ठीक है, नाउ आगे हम लोग गए, लूप का डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट, करंट का डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब अपोजिट, इसलिए क्या आएगा, प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो ये बन जाएगा I इंटू R1। फिर नेगेटिव से अगेन पॉजिटिव गए, मतलब फिर से पोटेंशियल गेन, तो प्लस E। इस तरीके से हम लोग आए, अगेन लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन यहाँ पर हमें सेम सेम नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 cells of EMF E,
each and internal resistance R1 R2 are connected in series across a load resistance capital R. If potential difference across first cell is zero, then find the relation between capital R, R1 and R2. तो आपके पास यहाँ दो सेल्स गिवन है, दोनों का EMF E है। पहले वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट हमने किया अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब इस कैपिटल R, R1, R2 में निकालना रिलेशन। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा में जो हमें गिवन है चीज़ वो ये कि इस फर्स्ट वाले सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल मतलब वोल्टेज V हमें जो गिवन है वो कितना गिवन है, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जिसके हेल्प से हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, बट हाँ हमेशा की तरह अगर हम लोग यहाँ KVL यूज़ कर रहे हैं तो एक दिक्कत होगी कि वो हमें करंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि हमें पता नहीं है। तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक बैटरी से करंट हम लोग यहाँ से I निकालें। ये करंट आपका इस तरीके से फ्लो करेगा और KVL का रूल होता है कि जिस बैटरी से आप जितना करंट निकालते हैं उस बैटरी को आप उतना ही करंट वापस रिटर्न भी करते हो। ठीक है, तो ये हमने I करंट निकाला, I करंट हमने इसको रिटर्न भी कर दिया। ठीक है, अब लगाना है हमें KVL क्योंकि हम लोग चाहते हैं निकालना यहाँ पर करंट। सो अप्लाइंग KVL। सो KVL अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और जो आपको रिक्वायर्ड रहती है वो रहती है आपके पास में लूप। तो लूप चाहो तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आप मान सकते हो। तो इस बार हम लोग जो लूप है वो पहले तो ड्रॉ कर लेते और उसके बाद चलो पिछले बार क्लॉकवाइज लिए थे, इस बार एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ले ली लूप। सो इस बैटरी से स्टार्ट करें। ठीक है, हम लोग फिलहाल करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्योंकि जो करंट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है और लूप भी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो मैं इस वाले बैटरी से स्टार्ट करा, ये वाली। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, पोटेंशियल गेन। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो प्लस E, फिर हम लोग आगे गए, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है इसलिए साइन कौन सा आ गया, माइनस। करंट कितना है I, रेजिस्टेंस R1, हम लोग आगे मूव किए, अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव, पोटेंशियल गेन इसलिए क्या आ गया, प्लस E। फिर हम लोग नीचे आए, करंट और लूप का डायरेक्शन हमने सेम देखा, फिर हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया, I इंटू R। फिर लास्ट में हम लोग गए, अगेन करंट I, रेजिस्टेंस R2 और लूप और करंट का डायरेक्शन सेम होने के कारण यहाँ आएगा माइनस I इंटू R2। और फाइनली जहाँ से स्टार्ट की तो वहाँ पर रुक गए इसलिए इक्वल टू में क्या आ गया, 0। E और E कितना हो गया, ट्वाइस E। ठीक है, उसके बाद माइनस I R1 माइनस IR और माइनस IR2। नेगेटिव टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड लेकर गए तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे बन गई पॉजिटिव, IR प्लस IR2। ठीक है, तीनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, I, और मुझे उसी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर ट्वाइस E इज इक्वल्स टू I, मैंने यहाँ निकाल लिया कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गया रेजिस्टेंसेस के वैल्यू, जो कि 3 रेजिस्टेंसेस यहाँ पर इन्वॉल्व थे। यहाँ से मुझे चाहिए I का वैल्यू, तो I विल बी इक्वल्स टू 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये आ गया करंट का वैल्यू जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, सो KVL लगाकर हमने क्या निकाल लिया, करंट का वैल्यू ना, बट हमें करंट नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए रिलेशन बिटवीन R1 R2 कैपिटल R। मतलब मुझे यहाँ से जो है और चीज़ें सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, E को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा और I को भी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी जाके मैं कैपिटल R, R1 और R2 में निकाल पाऊंगा रिलेशन। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाली कंडीशन जो कि यहाँ पर गिवन है, टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द फर्स्ट सेल 0 है। टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, 0। टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल बनेगा E माइनस I। रेजिस्टेंस कितना है इसका, R1 इक्वल्स टू 0। नेगेटिव टर्म लेफ्ट से राइट पॉजिटिव, E इज इक्वल्स टू I इंटू
कैपिटल R1 सॉरी स्मॉल r1। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं I का वैल्यू। I का वैल्यू था ट्वाइस E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये आ गया आपके पास में I का वैल्यू, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है R1, ये E और ये E क्या हो गया कैंसिल। डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम लोग उधर भेज देंगे, सो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, अब कैपिटल R अगर निकालने जाए तो 2R1 में से एक R1 चला गया तो कितना बचा, सिंगल टाइम्स R1। उसके बाद प्लस R2, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया तो क्या बन गया माइनस R2। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास रिलेशन जो कि आपको फाइंड करने कहा गया था R1 एंड R2 के बीच में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास में है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर फर्स्ट सेल आपका ख़त्म होगा उसके जस्ट नेक्स्ट बाद आपके पास सेकंड सेल स्टार्ट होगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, मतलब यहाँ पर एंड टू एंड कनेक्शन होता है। ठीक है, जहाँ पर फर्स्ट आपका एंड हो जाएगा वहीं पर आपका सेकंड सेल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हमने यहाँ पर फिलहाल समझने के लिए 3 सेल कंसिडर किए हुए। पहले का EMF E1 उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, तीसरे का EMF E3 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R3। ठीक है ना, अब हम लोग चाहते हैं कि इन तीनों सेल्स की जगह पर एक सिंगल सेल हो, उस सिंगल सेल का EMF E इक्विवेलेंट हो और जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है सबको मिला के वो R इक्विवेलेंट बन जाए। ठीक है, तो डायग्राम जो आपका बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आ गया हम लोगों के पास में इस तरीके से, ये A और इस एंड पर आपके पास में रहेगा B। ठीक है, इन सारे बैटरीज की जगह पर हम लोग, सारे सेल्स की जगह पर हम लोग एक सिंगल सेल यूज़ करना चाहेंगे और इन सारे रेजिस्टेंस की जगह पर हम लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पर शो करना चाहेंगे। ठीक है, जो टोटल EMF बन जाएगा वो बन जाएगा E इक्विवेलेंट के बराबर और जो रेजिस्टेंस बन जाएगा वो बन जाएगा R इक्विवेलेंट के बराबर। ठीक है, सो इस वाले में अगर हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल निकालना चाहें, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस AB। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल जो भी EMF हो E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू में कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके से मैं इस वाले में भी निकालूंगा बेसिकली VAB। सो VAB निकालने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा KVL यूज़ जब भी हम लोग करते तो हम लोग जानते कि बैटरी से हमें करंट निकालना पड़ता है। सो एक काम कर लेते हैं, हम लोग इस वाले बैटरी से करंट निकालते हैं। ठीक है, ये करंट I हमने निकाला और हम लोग जानते हैं जितना करंट निकलना चाहिए उतना ही करंट वापस भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इस बैटरी को उतना ही करंट जो है वापस भी मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लूप का डायरेक्शन हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ लूप टूवर्ड्स द राइट और जो करंट आ रहा है वो आ रहा है टूवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, नाउ अप्लाइंग KVL। सो KVL अप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टार्ट करना है किसी भी एक बैटरी से। तो फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ A पॉइंट से। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, A पॉइंट से स्टार्ट किए तो पोटेंशियल एट A मैंने यहाँ लिख दिया VA। इसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं इसलिए पोटेंशियल क्या हुआ ड्रॉप, इसलिए क्या आ गया -E1। इसके बाद लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए क्या आएगा प्लस I इंटू R1। अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो पोटेंशियल क्या हुआ होगा ड्रॉप। ठीक है, -E2। देन अगेन लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अपोजिट इसलिए क्या आया प्लस I इंटू R2। अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव, पोटेंशियल क्या हुआ ड्रॉप -E3।
और लास्ट में आपके पास I इंटू R3 प्लस में आएगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये आ गया IR3। फाइनली हम लोग बी पॉइंट पे जाके रुक रहे, इसलिए क्या आ गया VB। मैं चाहता हूँ यहाँ क्या फाइंड करना, VA माइनस VB फाइंड करना। सो प्लस VB इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस VB। इसके बाद माइनस E1 इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस E1। ये इधर जाके क्या बनेगा, प्लस E2। और ये इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस E3। प्लस IR1 जब टूवर्ड्स राइट जाएगा बन जाएगा माइनस IR1 प्लस IR2 इधर जाके बन जाएगा माइनस IR2 और प्लस IR3 इधर जाके बन जाएगा माइनस IR3। और आपके पास ये बन जाएगा इस तरीके से इक्वेशन। सो VA माइनस VB। ठीक है, अब एक काम कर रहा मैं यहाँ पर, इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3। इन तीनों में मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ, साथ में I भी मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर में मुझे नज़र आ रहा है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और ऐसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से इक्वेशन 1 जो कि है ये वाला और इक्वेशन 2 जो कि है ये वाला, दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो वैल्यू है E इक्विवेलेंट की वो कितनी आ रही है, E1 प्लस E2 प्लस E3। और जो वैल्यू है R इक्विवेलेंट की, यहाँ से कंपेयर अगर आप करते तो आपको अगेन समझ में आएगा कि R इक्विवेलेंट बन रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की। ठीक है, ये हमें कब मिला, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास E इक्विवेलेंट का वैल्यू और R इक्विवेलेंट का वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम लोग इस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, एक और चीज़ जो यहाँ पर मैंने बताई नहीं है वो ये कि यहाँ जितने भी सेल्स हैं ना, सबका पोलैरिटी सेम है। जो पोलैरिटी सेम होने का मीनिंग क्या होता है कि देखो यहाँ पर पहले आपके पास पॉजिटिव आया, फिर आपके पास नेगेटिव आया, अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, आगे में जो सेल आएगा वो भी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अगर इस टाइप से पोलैरिटी है तो इसे हम लोग बोलते हैं सेम पोलैरिटी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको ड्रॉ करके बताऊँ, इसको मैं नोट पॉइंट में ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा। सो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है सेम पोलैरिटी में। देखो E1 E2 E3 यहाँ फिलहाल तीनों ही सेल्स जो है वो सेम पोलैरिटी में है, क्योंकि पॉजिटिव फिर नेगेटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब तीनों ही जो है वो सेम सीक्वेंस में जॉइंड है, इसलिए हमने कहा कि ये कैसे है, सेम पोलैरिटी में। जबकि अगर मैं बात करता हूँ इस वाले की, तो हम लोग को नज़र आएगा कि देखो पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव, बट उसके बाद अगेन नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया और फिर क्या हुआ, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि E1 और E3 इनका पोलैरिटी सेम है, बट अगर हम लोग E2 को देखते हैं तो E2 का जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ E1 और E3 जो है इनको हम लोग ऐड कर पाएंगे, बट E2 को माइनस करना पड़ेगा। रीज़न ये है क्योंकि E2 जो है वो अपोजिट पोलैरिटी में है। ठीक है, E1 और E3 सेम, E2 आपका अपोजिट। अगर टर्मिनल सभी के सेम सीक्वेंस में है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम लोग कहेंगे कि ये सेम पोलैरिटी में। बट एक की भी टर्मिनल्स अगर अपोजिट इसमें आ जाए या फिर सीक्वेंस अपना चेंज कर दे तो हम लोग कहते हैं वो कैसे है, अपोजिट पोलैरिटी में है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि E2 इज इन अपोजिट पोलैरिटी वेयर एज E1 एंड E3 आर इन सेम पोलैरिटी। ठीक है, यहाँ तो हम लोग E3 कर देते
E1 एंड E3 आर इन सेम पोलैरिटी। तो ये होता है मीनिंग सेम पोलैरिटी का और अपोजिट पोलैरिटी का। ठीक है, टर्मिनल्स अगर सेम सीक्वेंस में है तो सेम पोलैरिटी, अगर किसी भी एक बैटरी के टर्मिनल्स में थोड़ा भी अगर इधर उधर हो जाता है तो हम लोग फिर कहेंगे कि वो आपका अपोजिट पोलैरिटी में है। और किस टाइप से हम लोग पहचानते हैं सेम पोलैरिटी को और अपोजिट पोलैरिटी को, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 सेल्स ऑफ सेम EMF E एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब सबका पोलैरिटी सेम है। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हमने एक्स्ट्रा में कोई और बाहर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 399 सेल इज फाउंड टू बी। ठीक है, तो 399 सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं कि सो दैट कि हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा और प्रॉपरली समझ पाए। सो डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऑल्दो मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 ड्रॉ की है, बट यहाँ पर ऐसे सिक्वेंस में 1000 बैटरीज लगी हुई है। हर एक सेल या बैटरी लगी हुई है, हर एक सेल का EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ठीक है, एक और चीज़ कि अगर हम लोग टोटल या फिर E इक्विवेलेंट चेक करना चाहे तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, जितने सीरीज़ में जितने भी बैटरीज होती है सबका EMF ऐड हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला था E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ऐसे आपके पास कितने हैं यहाँ पर, ऐसे 1000 है, इसलिए आपके पास जो वैल्यू आएगी E इक्विवेलेंट की वो कितनी बन जाएगी, 1000 E के बराबर। जबकि अगर हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा इंटरनल वाला अगर आप ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 1000 R के बराबर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं करंट का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है नेट EMF या फिर इक्विवेलेंट EMF जो भी आ रहा है और जो भी आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट कितना है, 1000 E के बराबर, जबकि R इक्विवेलेंट कितना है, 1000 R के बराबर। अब यहाँ से 1000 क्या हो गया, कैंसिल। सो अल्टीमेटली आपके पास I का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, E अपॉन R। बट मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे तो निकालना था कि 399 जो सेल्स लगे हैं उनके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो इसको पता करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप एक के अक्रॉस कितना आ रहा है। जितना भी एक के अक्रॉस आएगा उसको मैं 399 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 399 सेल। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल रहे टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस 1 सेल। ठीक है, तो 1 सेल के अक्रॉस अगर हम लोग निकालना चाहते तो टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना बन जाता है, E माइनस आई आर। ठीक है, मुझे यहाँ I का रिक्वायरमेंट था इसलिए मैंने I निकाला था। ठीक है, E जैसा का वैसा। उसके बाद I आपके पास में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, E अपॉन R के बराबर, मल्टीप्लाई में अगेन कितना है R से R यहाँ क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास E माइनस E कितना बच गया, 0। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल जो है एक सेल के अक्रॉस कितना आ रहा है, 0। अगर टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस 1 सेल अगर 0 आ रहा है, 1 सेल अगर 0 आ रहा है तो इसको जब हम लोग 399 के लिए निकालेंगे, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस 399 सेल्स, ये भी कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, क्योंकि अगर एक के अक्रॉस 0 है तो 2 के अक्रॉस भी 0 आएगा, 3 के अक्रॉस भी 0 आएगा, 4 के अक्रॉस भी 0 आएगा और 399 के अक्रॉस भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बैटरीज ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड 2 ओम। 2 बैटरीज है, एक 4 वोल्ट की है, एक 8 वोल्ट की है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम जबकि दूसरे का है 2 ओम, आर कनेक्टेड इन सर्किट विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। इसको हम लोगों ने सर्किट में लगाया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 ओम के साथ।
ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, इस पॉइंट पी क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, जबकि इस पी क्यू में से कितना करंट फ्लो होकर जाएगा वो हमको पता करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि करंट निकालने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है, वो होता है आपके पास जो भी ई इक्विवेलेंट आ रहा हो और जो भी आपके पास में आर इक्विवेलेंट हो, ऐसे हम लोग नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों बैटरीज कैसे है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन हाँ, दोनों बैटरीज की जो पोलैरिटी है वो सेम नहीं है। ठीक है, अगर पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है तो आपका अगर पोलैरिटी सेम होता तो फिर नेगेटिव और क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो, यहाँ पर आपका जो पोलैरिटी है वो लगातार रिवर्स हो रहा है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, और फिर अगेन क्या आ गया, पॉजिटिव, और फिर क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब दोनों का जो पोलैरिटी है वो कैसा है, अपोजिट। इसीलिए दोनों सपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। इसलिए अगर आप इनका नेट ईएमएफ निकालना चाहेंगे तो वो बनेगा 8-4। ठीक है, वहीं अगर सेम पोलैरिटी होती तो हम लोग 8+4 यूज़ करते, बट अपोजिट होने की वजह से क्या बनेगा, 8-4। अगर आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं जितना करंट 1 ओम में से जाएगा उतना ही करंट 9 ओम में से जाएगा, उतना ही करंट 2 ओम में से भी जाने वाला है। मतलब तीनों कैसे आ रहे हैं, सीरीज में, इसलिए 9+1+2, सो 8-4 4। देन आपके पास में 9+1 10 एंड 10+2 12, सो 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12, सो 1/3 एम्पियर आ रहा है करंट। ठीक है, सो जो करंट आपका फ्लो करने वाला है पी क्यू में से वो कितना फ्लो करने वाला है, 1/3 एम्पियर। वैसे तो आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा है, बट कंफर्म करने के लिए हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल भी निकालेगा, आई इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू। ठीक है, क्योंकि मुझे जो टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है ये निकालना है पी क्यू के अक्रॉस। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आपके पास में जो दो बैटरीज है उनके जगह पर आप सिंगल बैटरी यूज़ कर सकते हो जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे ऑफ द सेल या बैटरी का। और ये एंड आपके पास P हो गया, ये एंड आपके पास Q हो गया, और मुझे इस PQ के अगेंस्ट पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो बैटरी अगर हम लोग देखें तो हमें मिलेगी कितने वोल्ट की, ये मिल जाएगी 4 वोल्ट की। और देखोगे आप डोमिनेटिंग बैटरी ये वाली होगी। ठीक है, क्योंकि ये 8 वोल्ट की थी, इसीलिए जब मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन ड्रॉ किया तो फाइनल बैटरी भी मैंने इसी तरीके से ड्रॉ की है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में नेगेटिव। अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें 2+1 कितना हो जाएगा, 3 ओम का। जबकि अगर हम लोग बात करें करंट की तो जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है आई, वो फ्लो कर रहा है कितने, इसका 1/3 एम्पियर का। ठीक है, सो करंट हो गया 1/3, और रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आ रहा है पी क्यू के अगेंस्ट में वो कितने इसका है, 9 ओम का है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब देखेंगे तो आपके पास सर्किट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ आपके पास में एक रेजिस्टेंस भी है पी क्यू के अगेंस्ट में इस तरीके से। ठीक है, और वो कितने इसका है, ये है 9 ओम का। इसलिए करंट जो आएगा वो आ जाएगा 9 ओम का, सॉरी रेजिस्टेंस आएगा 9 ओम का, 1/3 इंटू 9, 1/3 से 9 आपका 3 टाइम्स में चला जाएगा, और 3 वोल्ट का आपके पास आ जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल, जो कि श्योर करवा देता है कि हम लोग का ऑप्शन जो आना चाहिए फोर्थ आना चाहिए 1/3 एम्पियर एंड 3 वोल्ट के बराबर। सो जो नेक्स्ट हम लोग के पास में है, बेसिकली ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या कहा गया है कि अगर n आइडेंटिकल सेल्स आपके कनेक्टेड है सीरीज में, देन हमें निकालना है कि E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कितना होगा। हर एक का जो EMF आपके पास गिवन है वो E के बराबर है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हर एक इसका वो कितना है, R है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आपके पास में n आइडेंटिकल सेल्स लगे हुए और सभी के सभी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग के पास में सीरीज कॉम्बिनेशन आता है उस टाइम पर फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन
ऑफ सेल्स ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना बनता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन। जबकि R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। हमें यहाँ गिवन है कि हर एक सेल जो है वो आइडेंटिकल है, इसका मतलब सबका ईएमएफ सेम होगा और उसका वैल्यू ई गिवन है। मतलब ये जो इक्वेशन बननी चाहिए वो कितने बननी चाहिए, ई प्लस ई प्लस ई प्लस अप टू इन्फिनिटी। सेम तरीके से जब हम लोग जाएंगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो रेजिस्टेंस का भी इक्वेशन क्या बनेगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो E इक्विवेलेंट कितना बनना चाहिए, n टाइम्स ऑफ E, और R इक्विवेलेंट आपके पास कितना बनना चाहिए, n टाइम्स ऑफ R। ठीक है, ये हुआ हम लोग के पास में कॉन्सेप्ट। अब इसी में अगर एक हाथ सेल आपका अपोजिट पोलैरिटी वाला वहाँ पर ऐड हो जाए तो ऐसे केस में हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ आउट ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है, टोटल आपके पास n एक जैसे सेल्स थे जिसमें से m जो है वो आपका रॉन्गली कनेक्टेड, मतलब गलत तरीके से कनेक्टेड है, मतलब अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है। फिर हमें फाइंड करना है कि E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कितना होगा अगर हर एक सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो। ठीक है, अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर n सेल्स हो और सभी के सभी अगर आइडेंटिकल हो और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तो हमने E इक्विवेलेंट कुछ टाइम पहले निकाला था NE के बराबर। ठीक है, बट ये पॉसिबल कब है कि इफ ऑल आर कनेक्टेड विथ सेम पोलैरिटी। ठीक है, अगर सबके सब आपका सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है तो ये पॉसिबल है। बट यहाँ पर कहा गया है कि n में से जो है वो m सेल्स आपके कैसे है, रॉन्गली कनेक्टेड है। इसका मतलब इस बार अगर मैं E इक्विवेलेंट निकालूँ तो टोटल थे n जिसमें से m कैसे है, रॉन्गली कनेक्टेड, हर एक का EMF कितना है E, तो E इक्विवेलेंट का आंसर इस केस में जो आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, n माइनस एम टाइम्स E के बराबर। बट ये वाला आंसर जो है वो रॉन्ग है। अब आंसर ये रॉन्ग क्यों है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सो ये रहा हम लोग के पास में एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास 1 2 3 4 5 सेल्स है, पांचों की पांचों आपका जो है सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है, हर एक का EMF 5 वोल्ट है और टोटल नंबर ऑफ सेल्स भी आपके पास 5 है। तो हमने देखा था कि ऐसे केस में E इक्विवेलेंट का वैल्यू बनता है n इंटू ई के बराबर, जहाँ पर n आपका स्टैंड करता है फॉर द नंबर ऑफ सेल्स। हम लोग के पास में नंबर ऑफ सेल्स है 5, हर एक सेल का जो EMF है वो है 5 वोल्ट का, तो वैल्यू जो आपका आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 25 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो है आपके पास में अप्रोच सही बैठता है। बट यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अगेन 1 2 3 4 5 सेल्स है, पांचों का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट, EMF जो है वो 5 वोल्ट का है। ठीक है, इसमें से फर्स्ट सेकंड आपका सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, थर्ड वाला आपका जो है वो अपोजिट पोलैरिटी में, मतलब आप कह सकते हैं कि रॉन्गली कनेक्टेड है। फोर्थ और फिफ्थ अगेन आपका सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है। अब मुझे फाइंड करना है E इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, इसका 5 वोल्ट यहाँ ऐड हो गया, इसका 5 वोल्ट यहाँ ऐड हो गया, ये सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड थे इसलिए हमने ऐड किया। बट तीसरा सेल जो है इसका अगर EMF देखे या पोलैरिटी देखे, EMF तो खैर 5 वोल्ट का ही है, बट अगर आप पोलैरिटी देखेंगे तो अपोजिट
पोलैरिटी के साथ ही कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ कितना आया -5। अगेन ये आपका सेम पोलैरिटी आ गया इनके जैसा ही, तो ये +5 हो गया और ये भी आपका +5 हो गया। अब आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि +5 और -5 क्या हो गया, कैंसिल। मतलब अगर एक सेल आपका रॉन्गली कनेक्टेड है तो उसके वजह से दो सेल का ईएमएफ यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है या कैंसिल हो रहा है या फिर नेगेट हो रहा है या कट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सेल जो है वो रॉन्गली कनेक्टेड है, बट इस एक सेल के वजह से क्या हुआ कि इसका तो ईएमएफ आपका माइनस हुआ ही। ठीक है, साथ में एक दूसरा जो +5 वाला है वो भी कैंसिल हो गया। +5 -5 दोनों हो गए कैंसिल। 5 आपके पास सेल थे जिसमें से अब 2 सेल का ईएमएफ नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ कितने का बचा, 3 का ही बच पाया। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि जब ई इक्विवेलेंट निकालते, ठीक है, टोटल आपके पास में थे n सेल्स। ठीक है, हर एक का ईएमएफ E, लेकिन इसमें से जो है m सेल्स कैसे थे, आपका रॉन्गली कनेक्टेड थे। हर एक का ईएमएफ कितना था, E, लेकिन एक अगर रॉन्गली कनेक्टेड है तो उसके वजह से दो का ईएमएफ कैंसिल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगाते, ट्वाइस m। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपका एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड है तो आप इंस्टेड ऑफ -1 आप हमेशा क्या करेंगे, -2 करेंगे। ठीक है, इसको चाहो तो आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये जो आपके पास में है कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, ई इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो दोनों में दिख रहा है कि ई कॉमन है, ई हमने निकाल लिया कॉमन, यहाँ बचा n माइनस ट्वाइस m इंटू में ई। ठीक है, ये बन गया ई इक्विवेलेंट जब m सेल्स आपके कैसे है, रॉन्गली कनेक्टेड। ये तो बात हो गई आपके पास ई इक्विवेलेंट की। व्हाट अबाउट द आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो अभी भी आपके पास n टाइम्स ऑफ आर ही आएगा, क्योंकि जो रजिस्टर है उसमें कोई भी आपका अपोजिट पोलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, उसको आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, उसमें जो है हमेशा आपके पास रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ऐड ही होता जाता है। इसलिए इस केस में भी जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, बस ईएमएफ में आपको थोड़ा सा याद रखना है। लास्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोगों ने उसी कॉन्सेप्ट पर बेस एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्या कहा गया कि 5 cells each of EMF E and internal resistance R connected in series। ठीक है, 5 cells है, पांचों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। इफ ड्यू टू ओवरसाइट, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई और हुआ क्या कि एक सेल जो है वो आपका रॉन्गली कनेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब कह देंगे कि अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट हो गया। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो टोटल सेल्स थे आपके पास 5, पांचों जो थे सीरीज में कनेक्ट है। अब इस 5 में से जो है एक सेल आपका रॉन्गली कनेक्ट है, और मैंने कहा था कि जब हम लोग के पास एक सेल रॉन्गली कनेक्ट होता है तो उसके वजह से 2 सेल आपके खराब होते हैं। मतलब 5 - 2 हर एक का ईएमएफ है E, तो आंसर आपका 3E आना चाहिए। ठीक है, ये हमने फाइंड किया लॉजिकली, और फॉर्मूला जो था हमने निकाला था वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हम लोग के पास में था कि अगर हमें चाहिए E इक्विवेलेंट तो फॉर्मूला बनता है n माइनस ट्वाइस m इंटू E। n का मतलब नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, 5, उसमें से कितने आपने रॉन्गली कनेक्ट किया है, 1, सो m का वैल्यू कितना हो गया, 1 इंटू में आ गया E, तो 5 - 2 इंटू में आ गया E, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3E। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा आपके पास में, वो बन जाएगा थ्राइस E के बराबर। तो अगला सवाल है कि 2 बैटरीज ऑफ डिफरेंट EMFs एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ ईच अदर एंड विथ एन एक्सटर्नल लोड रजिस्टर। ठीक है, तो 2 बैटरीज है, दोनों का EMF और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट किया है सीरीज में एक दूसरे के साथ, और साथ में लगा हुआ है एक एक्सटर्नल रजिस्टर। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल R मान लेंगे।
करंट इस कंडीशन में है 3 एम्पियर का। अब क्या कहा गया है कि व्हेन द पोलैरिटी ऑफ एन बैटरी इज रिवर्स द करंट बिकम 1 एम्पियर। अब जैसे हमने किसी भी एक बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया तो जो करंट है वो बन गया 1 एम्पियर। मुझे पता करना है रेशो ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू बैटरी। तो इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड रहेगा डायग्राम। तो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ एक डायग्राम। सो डायग्राम हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। दो बैटरीज, दोनों का ईएमएफ अलग अलग है, E1 E2, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, R1 R2, और एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कितना है R। ठीक है, पहले केस में जो करंट का वैल्यू गिवन है वो कितना है 3 एम्पियर। हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला बनता है करंट के लिए, ठीक है, करंट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है नेट ईएमएफ अपॉन में आपके पास नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो केस नंबर 1 में दोनों का पोलैरिटी सेम था। करंट को मैं I1 से डिनोट करता हूँ। ई नेट जो है वो बन जाएगा E1 प्लस E2 के बराबर, वो इसीलिए क्योंकि पहले केस में पोलैरिटी सेम है। ठीक है, और नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये सब के सब आपके सीरीज में है। सो क्योंकि जितना करंट इसमें से जाएगा उतना ही कैपिटल R में से जाएगा, उतना ही R2 में से जाएगा। तीनों आपके पास कैसे आ गए सीरीज में। सो R प्लस R1 प्लस R2, और I1 का जो वैल्यू गिवन था वो था 3 एम्पियर के बराबर। तो 3 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 अपॉन में R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। ठीक है, तो केस नंबर 2 का जो करंट है इसको मैं I2 कह देता हूँ, और कहा गया है सेकंड केस में कि किसी भी एक बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स हो गया। तो मान लेते हैं कि E2 का जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो गया। तो पहले अगर E1 प्लस E2 था तो इस बार क्या बन जाएगा E1 माइनस E2। रजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी वाला केस होता ही नहीं है, इसलिए वो आपके पास अभी भी कितना रहेगा R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो पोलैरिटी का भेदभाव नहीं दिखेगा, हमेशा वो आपका ऐड ही होता रहेगा। I2 का जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर आपके पास गिवन था। यहाँ आ गया E1 माइनस E2 अपॉन में R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, केस नंबर 2 जो है उसका इक्वेशन नंबर हम लोग 2 दे देंगे और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब एक काम कर लेंगे, 1 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, सो दैट की जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपका कैंसिल हो जाए। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड का डिवीजन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से होता है। इधर 3 तो और इधर में आपके पास 1। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा E1 प्लस E2 अपॉन में कितना है R प्लस R1 प्लस R2, जबकि दूसरी जो टर्म है वो कितनी है E1 माइनस E2, जो अपॉन की भी अपॉन में है वो आपका कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, कितना है वो वैल्यू R प्लस R1 प्लस R2। ये दोनों टर्म आपके पास कॉमन है, क्या हो गई कैंसिल। सो 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 अपॉन में आपके पास आ जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। E1 माइनस E2 को यहाँ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा 3E1 माइनस 3E2, 1 को यहाँ भेज देंगे तो E1 प्लस E2। ठीक है, E1 वाली टर्म एक साइड, E2 वाली टर्म एक साइड, प्लस E1 इधर आके माइनस E1, तो 3E1 में से E1 चला गया, कितना बच गया 2E1। ये माइनस 3E2 इधर जाके प्लस 3E2, प्लस 3E2 प्लस E2 कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ E2। मुझे चाहिए रेशो E1 बाय E2 का, सो 4/2 कितना हो गया 2। सो E1 बाय E2 का वैल्यू आना चाहिए 2 के बराबर, और ये रहा ऑप्शन नंबर बी जो कि रहेगा आपका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर n of identical cells having internal resistance R which are connected in series। कहने का मतलब ये कि हम लोग जानते हैं कि एक बैटरी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनती है,
तो उस बैटरी को बनाने के लिए हम लोगों ने n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इस्तेमाल किया। n का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, लगातार आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R के बराबर। इसके बाद द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट जो है, इसका मीनिंग ये होता है कि हम लोगों ने इसको किसी भी रजिस्टर से कनेक्ट नहीं किया है, बैटरी के एक टर्मिनल को दूसरे से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। करंट आपका I फ्लो हो रहा है और उसे मेजर किया गया है। अब बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है I और N में हमको करेक्ट रिलेशनशिप लाकर देगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि N नंबर ऑफ आपके पास सेल्स यूज किए गए हैं, हर एक का EMF सेम है बिकॉज वहाँ आइडेंटिकल वर्ड यूज हुआ था। इसके अलावा नंबर ऑफ जो आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सबका सेम है। तो एक और हाँ, उनको हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और उससे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि शॉर्ट सर्किट जो है उसका मीनिंग क्या होता है। ये होता है शॉर्ट सर्किट का मीनिंग, ठीक है। हर एक का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ऐसे आपके पास N सेल्स कनेक्टेड है, उन सब से हमने बनाया बैटरी। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि आपने बैटरी के एक टर्मिनल को दूसरे से कनेक्ट कर दिया, बीच में किसी भी टाइप का रजिस्टर आपने यूज़ नहीं किया। अब यहाँ से जो है मान लेते हैं कि इस तरीके से करंट निकला और क्वेश्चन में बताया हुआ है कि I करंट आपका यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब हमको बताना है कि I और N में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ E इक्विवेलेंट का वैल्यू, ठीक है, सबके सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सबका जो है पोलैरिटी भी सेम है, तो ये N इंटू E बनना चाहिए, जबकि R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो N टाइम्स ऑफ R बनना चाहिए, ठीक है। करंट I की बात करें तो करंट हम लोग जानते हैं जो भी नेट EMF हो, फिलहाल तो नेट EMF जो है वो E इक्विवेलेंट के बराबर है और अपॉन में नेट रेजिस्टेंस जो कि R इक्विवेलेंट के बराबर है। तो E इक्विवेलेंट कितना है, NE के बराबर, और R इक्विवेलेंट कितना है, NR के बराबर। N से N क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन था कि N वेरिएबल है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो EMF E का वैल्यू और इंटरनल रेजिस्टेंस R का वैल्यू वो चेंज नहीं करने वाला, वो आपके पास हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो चीज़ आपका वेरिएबल थी वो कौन सी थी, N, लेकिन वो तो कट गई है। अगर आपके पास E कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, इसका मतलब I भी कैसा हो गया, कांस्टेंट। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि I जो है वो किसी भी तरीके से N पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब I इज इंडिपेंडेंट ऑफ N, ठीक है, N पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। N का वैल्यू आप कितना भी चेंज कर लो, कितना भी बढ़ा लो, I आपका चेंज नहीं करने वाला। और इस चीज़ को शो करता हुआ एक ही ग्राफ दिख रहा है, वो है फर्स्ट, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि I और N जो है इनका ग्राफ जा रहा है कांस्टेंट, ठीक है। आप N को कितना भी चेंज कर लो, I का वैल्यू आपके पास कांस्टेंट ही आएगा। क्यों, क्योंकि E भी आपके पास कांस्टेंट था, आपके पास R भी कांस्टेंट था, तो I भी आपके पास कैसा आएगा, कांस्टेंट। इसलिए आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सेट ऑफ N इक्वल रजिस्टर, आपके पास N रजिस्टर है, हर एक का रेजिस्टेंस आपके पास सेम है और वैल्यू कितना है, R। सबको हमने कनेक्ट किया पहले सीरीज में एक बैटरी जिसका EMF कितना है, E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, अगेन R के बराबर, ठीक है। तो जो करंट का वैल्यू मिला वो कितना मिल गया, I के बराबर। अब सेकंड केस में क्या किया गया कि ये जो N रेजिस्टर्स थे इनको हमने कनेक्ट किया पैरेलल में, बैटरी अभी भी सेम है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी सेम होगा। करंट जो ड्रॉ होगा इस बार वो कितना हुआ, 10I के बराबर। वैल्यू ऑफ N कितना होगा हमको ये निकालना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ दो केसेस बन जाएंगे। पहला केस अगर हम लोग देखते हैं तो हमें नजर आएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन पहले केस में कहा गया है, ठीक है। केस 1 क्या कहा गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन, जबकि जो केस नंबर 2 हम लोगों के पास जो आ जाएगा इसमें कहा गया है कि रेजिस्टर्स को हमने कनेक्ट जब किया तो कैसा किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ऐसे केस में R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो बन जाता है N टाइम्स ऑफ R के बराबर,
जहाँ n आपका स्टैंड करता है फॉर द नंबर ऑफ रजिस्टर और r आपका स्टैंड करता है फॉर द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में r इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो आपके पास बन r अपॉन n के बराबर। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कैसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगेन आर वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, एन आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद इस केस में करंट का जो वैल्यू आपके पास आ रहा है, ये वैल्यू कितना गिवन है, ये है आपके पास आई, जबकि पैरेलल में कितना है 10 आई। ठीक है, करंट यहाँ पर आ रहा है सीरीज में आई के बराबर, और करंट जो आ रहा है पैरेलल में ये आ रहा है 10 टाइम्स ऑफ आई के बराबर। ठीक है, तो आपके पास करंट का वैल्यू भी आ गया। अब एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो डायग्राम कुछ आपको इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक है, बैटरी हम लोग यूज़ करें दोनों केस में सेम, तो EMF E गिवन था और जो रेजिस्टेंस था इंटरनल वाला वो भी R गिवन था। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट कितना आ चुका है, n टाइम्स ऑफ R के बराबर। सेकंड केस R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, R अपॉन n के बराबर। करंट जो फ्लो कर रहा है सीरीज में वो I है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो कर रहा था 10 I के बराबर। मुझे पता करना है वैल्यू ऑफ n कितना है। ठीक है, E इक्वल्स टू बन जाएगा जो भी आपके पास करंट है साथ में जो भी आपके पास R इक्विवेलेंट है। ठीक है, पहले केस में करंट का वैल्यू I है, जबकि R इक्विवेलेंट जो है ये तो आपके पास n टाइम्स ऑफ R आ रहा है। जितना करंट इस NR में से जाएगा उतना ही करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस R में से भी जाने वाला है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि NR और R कैसे आ गए सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो आपके पास जो R इक्विवेलेंट फाइनली आएगा वो कितना आ जाएगा, NR प्लस R के बराबर। ठीक है, इसको मैं दे रहा इक्वेशन नंबर 1 नाम। सिमिलरली सेकेंड केस में अगर मैं E पता करता हूँ, अगेन I इंटू में क्या आ गया, R इक्विवेलेंट। ठीक है, EMF तो चेंज हुआ नहीं, दोनों केस में बैटरी सेम है। करंट हाँ यहाँ चेंज हो गया था, 10 I बन गया था। और R इक्विवेलेंट अगर देखें हम लोग तो देखो जितना करंट R अपॉन N में से पास होगा उतना ही करंट जो है आपका इस R में से भी पास होने वाला है। मतलब R अपॉन N और ये R फिर से कैसे आ गए सीरीज में, तो ये बनेगा R अपॉन N प्लस R के बराबर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में थोड़ा हम लोग चेंजेस कर लेते। यहाँ से बेसिकली हम लोग ना R कॉमन निकाल सकते। R जैसे कॉमन निकालेंगे IR, यहाँ कितना बच गया आपके पास में ब्रैकेट में N प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। सिमिलरली यहाँ पर R कॉमन निकल रहा है, 10 टाइम्स I इंटू R, ब्रैकेट में बच रहा है 1/n प्लस 1। इसे हम लोग दे रहे इक्वेशन नंबर 2 नाउ। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को हम लोग कर देंगे इक्वेट। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये बन गया IR इंटू में n प्लस 1 इक्वल्स टू 10IR इंटू में 1/n प्लस 1। ठीक है, अब IR से IR कैंसिल, इसके बाद इधर में बच रहा है n प्लस 1, 10 को अंदर भेज देंगे तो 10/n प्लस 10। ठीक है, यहाँ चाहे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, ये बन जाएगा 10 प्लस 10n अपॉन में आपके पास कितना आ गया n, इस n को यहाँ भेज देंगे तो क्या बन गया n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 10 प्लस 10n। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 10n इधर आके -10n, -10n प्लस n कितना हो गया -9n प्लस 10 इधर आके -10 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये बन चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता है।
सो इस केस में जो चाहिए -10 के 2 फैक्टर प्लस माइनस करने पर आपके पास आना चाहिए -9। सो 10 1 ज़ा 10, ठीक है। हम लोग यूज़ कर लेंगे -10 + 1 सो दैट कि आपके पास ऐड करने पर -9 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर -10 बच जाएगा। तो ये आपके पास फैक्टर्स जो बनेंगे, एक बन जाएगा n-10, दूसरा बनेगा n+1 = 0। ये फैक्टर पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉसिबल है विच इज़ = 10, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेरिएबल जो आपके पास सेल्स है मतलब n, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 10 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। कंडीशन यूज़ करनी है, उसे क्वेश्चन में अप्लाई करनी है और फिर हमें लास्ट में एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल खत्म होता है। इसके बाद स्टार्ट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद लास्ट रहेगा आपके पास मिक्स ग्रुपिंग।